नमस्कार। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स की, जिसके अंदर हमने समझा था कि कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती हैं, गुड्स क्या होते हैं और साथ साथ एसेट्स क्या होती हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे और उसमें आज हम समझेंगे कि लायबिलिटी क्या होती है बिजनेस की, डेटर्स किस चीज़ को बोलते हैं, क्रेडिटर्स किस चीज़ को बोलते हैं, बिल रिसीवेबल किस चीज़ को बोलते हैं, बिल पेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड पेबल क्या होता है। इन सब चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, तो ध्यान से देखते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। देखिए दोस्त, सबसे पहले मैं बात करूंगा लायबिलिटी की। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है दोस्त देनदारी। मतलब बिजनेस की जो देनदारी है आउटसाइडर्स के लिए, उसको बोला जाएगा बिजनेस की लायबिलिटी। कहता है लायबिलिटी रेफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, बिजनेस की जिम्मेदारी। किसके लिए? टू आउटसाइड पार्टीज के लिए। मतलब बिजनेस ने पैसा जो भी पेमेंट करनी है किसको? आउटसाइडर्स को, उसको बोला जाएगा बिजनेस की लायबिलिटी। एग्जांपल लीजिए, मैं ये है बिजनेस दोस्त, मैं कहता हूं बिजनेस ने बैंक से लोन लिया। बिजनेस ने आज बैंक से लोन ले लिया, लेकिन इन फ्यूचर वो लोन की क्या करनी पड़ेगी? वापसी करनी पड़ेगी। मान लीजिए बिजनेस ने 10 लाख रुपए उधार लिया बैंक से, तो वो 10 लाख रुपए इन फ्यूचर क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। किसको वापस करने पड़ेंगे? किसको वापस करने पड़ेंगे? बैंक को। तो ये बिजनेस के व्यू पॉइंट से क्या है? एक तरीके से ये जो अमाउंट बिजनेस ने पकड़ा आज की डेट में 10 लाख रुपए, ये बिजनेस की देनदारी है। तो इसको बोलेंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में बिजनेस की लायबिलिटी। आगे बात करते हैं अनपेड सैलरीज। मान लीजिए बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय से फेब के मंथ में काम करवा लिया और लास्ट डेट को उनकी सैलरी की पेमेंट होती है, लेकिन बिजनेस ने काम तो करवा लिया लेकिन अभी तक उनकी सैलरी पे नहीं की। तो क्या ये बिजनेस के ऊपर जिम्मेदारी है कि बिजनेस को अपने एम्प्लॉइज की सैलरी पे करनी पड़ेगी? यस, ये बिजनेस की जिम्मेदारी है। बिजनेस ने अपने एम्प्लॉइज से काम करवा लिया लेकिन उनकी पेमेंट नहीं की, लेकिन ये पेमेंट करनी पड़ेगी बिजनेस को। तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से जो अनपेड सैलरीज का अमाउंट है दोस्त, इसको भी बोला जाएगा लायबिलिटी। हम इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक और नाम से भी बुलाते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज। मतलब जो अमाउंट ड्यू तो हो चुका है, मतलब पेमेंट करने की बारी तो आ गई है लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं की, उसको क्या बोला जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरीज। और इसको आप बोल सकते हैं बिजनेस की लायबिलिटी, क्योंकि ये बिजनेस की देनदारी है अपने एम्प्लॉइज के लिए। आगे कहता है अनपेड वेजेस। वेजेस किसको देते हैं? सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए, जो फैक्ट्री में मजदूर लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं उसको बोला जाता है वेजेस। तो यहां पर मैं कहता हूं बिजनेस ने अपने जो लेबर है उनसे काम करवा लिया लेकिन उनके जो वेजेस का अमाउंट है वो अभी तक पेमेंट नहीं की उसकी, तो इसको भी क्या बोलेंगे? बिजनेस की लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा देना पड़ेगा लेबर को, ठीक है ना। तो इसको बोला जाएगा अनपेड वेजेस, और इसको आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग वेजेस भी बोल सकते हैं। और बिजनेस के लिए ये अमाउंट क्या होगा? लायबिलिटी, क्योंकि ये बिजनेस की देनदारी है लेबर के लिए। तो लायबिलिटी का मतलब अभी तक हमें समझ में आया, लायबिलिटी का मतलब है देनदारी। समझ आ रही है बात? जो बिजनेस ने पेमेंट करनी है लोगों को लेकिन अभी तक नहीं की। सुनिए दोस्त, लायबिलिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी को आगे हमने 3 पार्ट में बांटा, नॉन करंट, करंट एंड कॉन्टिजेंट। सबसे पहले मैं इसमें से समझूंगा इंटरनल लायबिलिटी को। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती हैं? देखिए दोस्त, मालिक और उसका बिजनेस एक दूसरे से क्या माना जाता है? सेपरेट माने जाते हैं दोनों। बिजनेस को अलग समझा जाता है, मालिक को अलग समझा जाता है। क्यों ऐसा मानते हैं जी हम? क्योंकि अकाउंटिंग करते समय हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं ना किसी बिजनेस की, तो बिजनेस और उसके ओनर को एक दूसरे से सेपरेट मान लीजिए। अच्छा जी, ओनर की जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है उसको क्या नाम देते हैं? कैपिटल का। तो जो कैपिटल का अमाउंट, जो मालिक का बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट पड़ा है, क्या वो बिजनेस का पैसा है एक्चुअल में या उस मालिक का पैसा है? उस मालिक का पैसा है दोस्त। तो हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से उसको क्या मानेंगे? ओनर के लिए देनदारी। तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से जो कैपिटल है ना मालिक की बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट, वो भी लायबिलिटी मानी जाएगी, लेकिन उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ओनर घर का आदमी होता है जी, ठीक है जी, बिजनेस का अपना ही आदमी है। अच्छा जी, सुनिए दोस्त, इंटरनल लायबिलिटी में क्या कहता है? कहता है इंटरनल लायबिलिटी रेफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या है? बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। किसके लिए? टुवार्ड्स ओनर्स, ठीक है जी। जैसे ये ओनर है दोस्त, मान लीजिए ये ओनर है और ये उसका बिजनेस है,
मानते हैं कि जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है वो एक दूसरे से क्या है, सेपरेट। तो बिजनेस के पास जो कैपिटल है, मतलब जो इस मालिक की इन्वेस्टमेंट है, और जो बिजनेस के पास प्रॉफिट पड़ा है वो भी किसका है, एक्चुअल में इस मालिक का ही है, इस ओनर का ही है। तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से हम समझेंगे जो कैपिटल और प्रॉफिट का अमाउंट बिजनेस के अंदर पड़ा है मालिक का, वो बिजनेस के लिए देनदारी है। किसके लिए, ओनर के लिए। तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी। मतलब सिंपल भाषा में बिजनेस की ओनर के लिए देनदारी इंटरनल लायबिलिटी, जैसे कैपिटल एंड प्रॉफिट्स इसके एग्जांपल थे। एक्सटर्नल लायबिलिटी पे आइए दोस्त। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी रेफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज टुवर्ड्स आउटसाइडर। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब बिजनेस के ऊपर ऐसी कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बिजनेस ने जो पेमेंट करनी है, किसको करनी है, आउटसाइडर्स को, जो बाहर के लोग हैं, अगर उनको कोई पेमेंट करनी है बिजनेस ने तो उसको बोला जाएगा बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल लीजिए दोस्त, सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये बिजनेस है और ये एम्प्लॉइज हैं, ये एम्प्लॉइज हैं, इन एम्प्लॉइज ने काम कर लिया, पूरा महीना काम कर लिया, और हर महीने के एंड में बिजनेस उनको सैलरी पे करता है, लेकिन बिजनेस ने अभी तक उनकी सैलरी पे नहीं की। तो इसका मतलब सैलरी का अमाउंट ड्यू हो चुका है, मतलब पेमेंट करने की बारी आ चुकी है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की। तो इसको हम नाम देंगे अनपेड सैलरी, या हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। लेकिन क्या बिजनेस को ये पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या एम्प्लॉइज का पैसा देना पड़ेगा? यस, क्योंकि बिजनेस ने उनसे काम करवाया और उसके बदले में पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, जो कि अभी तक नहीं की। तो बिजनेस के लिए ये अमाउंट देनदारी है, लेकिन किसके लिए, एम्प्लॉइज के लिए। एम्प्लॉइज को हम आउटसाइडर मानते हैं, ठीक है जी। तो ये कौन सी लायबिलिटी होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, बिजनेस ने बैंक से लोन लिया। बिजनेस ने जो बैंक से लोन लिया, मैं कहता हूँ बिजनेस ने बैंक से 10 लाख रुपीज का लोन लिया, क्या इसकी पेमेंट इन फ्यूचर करनी पड़ेगी, क्या ये लोन की वापसी करनी पड़ेगी? यस, आज आपने उधार लिया बैंक से तो पैसा भी तो वापस करना पड़ेगा कुछ टाइम बाद। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है 10 लाख रुपए का, बिजनेस के व्यू पॉइंट से ये भी देनदारी है। किसके लिए, बैंक के लिए। तो यहां पर हम इसको भी क्या बोलेंगे दोस्त, बैंक लोन भी बिजनेस के लिए क्या चीज होती है, लायबिलिटी, लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटी। मैं कहता हूं बिजनेस ने सप्लायर से, जो बिजनेस के सप्लायर्स हैं जिनसे बिजनेस सामान खरीदता है, क्रेडिट पे खरीदा। मैं कहता हूं जी 3 लाख रुपए का बिजनेस ने सामान उधार पर लिया, और बिजनेस ने उनको बोला कि हम आपकी पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स कर देंगे। तो लो जी, सामान तो खरीद लिया 3 लाख रुपए का, और 2 महीने बाद पेमेंट भी करनी है। कितने अमाउंट की पेमेंट करनी है, 3 लाख की। तो बिजनेस के लिए 3 लाख का अमाउंट भी क्या है, देनदारी है। इसको भी क्या बोलेंगे, लायबिलिटी, लेकिन इसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि हम इन लोगों को आउटसाइडर्स मानते हैं। जो ये पार्टीज है ना, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स एंड बैंक, इनको आउटसाइडर मानते हैं। तो आउटसाइडर को जो भी हमने पेमेंट करनी है बिजनेस ने, जो भी बिजनेस की देनदारी है आउटसाइडर के लिए, उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ पर हमें समझ में आया इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है। अब मैं आता हूँ, एक्सटर्नल लायबिलिटी को हमने आगे जाना था, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे नॉन करंट, करंट एंड कॉन्टिजेंट। अभी मैं बात करूँगा नॉन करंट की। देखिए दोस्त, नॉन करंट समझिए, पहले पढ़िए इसको क्या कहते हैं। कह रहे विच आर पेबल इन अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड, नॉर्मली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कहते हैं जी जो अमाउंट, जो बिजनेस की देनदारी है, अगर वो पेमेंट बिजनेस ने आफ्टर 1 ईयर पे करना है अमाउंट, तो उसको बोला जाएगा नॉन करंट। मतलब जो बिजनेस की देनदारी है, अगर उस अमाउंट की पेमेंट आफ्टर 1 ईयर होगी तो कौन सी लायबिलिटी माना जाएगा, नॉन करंट दोस्त। इसको बोलेंगे नॉन करंट। जैसे एग्जांपल दोस्त, लॉन्ग टर्म लोन। बिजनेस ने बैंक से लोन लिया 5 सालों के लिए, कि मतलब 5 साल बाद वो अमाउंट वापस करना है बिजनेस को, तो इसको कौन सी लायबिलिटी माना जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये आपने पेमेंट 1 साल के बाद में करनी है। अच्छा जी, करंट लायबिलिटी सोचिए दोस्त, करंट लायबिलिटी में क्या कहते हैं, कहते हैं करंट लायबिलिटी मीन विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। जिस अमाउंट की पेमेंट आपने शॉर्ट पीरियड में ही करनी है, नॉर्मली विद इन 1 ईयर, मतलब जो पेमेंट, जो देनदारी है, अगर उसका अमाउंट आपने विद इन 1 ईयर पे करना है, तो उसको कौन सी लायबिलिटी माना जाएगा,
करंट लाइबिलिटी माना जाएगा। जैसे अनपेड सैलरी, आपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया लेकिन उनकी सैलरी अभी तक पे नहीं की, तो उनकी सैलरी कब पे करेंगे? क्या आफ्टर 1 ईयर पे करेंगे? नहीं दोस्त, आपको जल्दी से जल्दी उनकी सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो ये कौन सी लाइबिलिटी मानेंगे? करंट लाइबिलिटी मानेंगे, क्योंकि इसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर हो जाएगी। क्रेडिटर्स, आपने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था हमने, सप्लायर से आपने कितने महीने के उधार पर सामान खरीदा था? 2 महीने के उधार पर सामान खरीदा था, कितने का? 3 लाख का। तो इस अमाउंट की पेमेंट भी आपको विद इन 1 ईयर करनी पड़ेगी, मतलब 2 महीने में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये भी अमाउंट जो है ये भी कौन सी लाइबिलिटी माना जाएगा? करंट लाइबिलिटी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन, जैसे बिजनेस ने 6 महीने के लिए लोन लिया है तो 6 महीने बाद उस लोन की वापसी हो जाएगी, तो इसको भी कौन सी लाइबिलिटी माना जाएगा? करंट लाइबिलिटी। अच्छा सुनिए दोस्त, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं 1 अप्रैल 2012 को बिजनेस ने लोन लिया और लोन का अमाउंट है 10 लाख रुपीस। तो बैंक से लोन ले लिया, लेकिन बैंक वालों को बोला जो हमने आपसे 10 लाख रुपए का लोन लिया इसको हम वापस करेंगे 5 इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब एक साल बाद आपको पेमेंट वापस करते रहेंगे। 31 मार्च 13 को आपको 2 लाख रुपए वापस कर देंगे, 31 मार्च 14 को आपको फिर 2 लाख रुपए वापस कर देंगे, 31 मार्च 15 को आपको फिर 2 लाख रुपए वापस कर देंगे, 31 मार्च 16 को आपको फिर 2 लाख रुपए वापस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना अमाउंट अभी तक वापस हो चुका? 8 लाख रुपए। और लास्ट बार हम आपको पेमेंट करेंगे 31 मार्च 17 को 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा, अभी मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी वापसी किस तरीके से होगी? 2-2 लाख रुपए को वापस करेंगे जिनको 5 इंस्टॉलमेंट्स में। तो देखो, अगर दोस्त मैं यहां पर खड़ा होकर बात करूं, आपने विद इन 1 ईयर कितने की पेमेंट कर देनी है जी? वापस कितने की पेमेंट करनी है? 2 लाख। और आफ्टर 1 ईयर कितने की पेमेंट करनी है? 8 लाख। तो आज अगर आप सोचें तो 8 लाख कौन सी लाइबिलिटी माना जाएगा? नॉन करंट। और 2 लाख कौन सी लाइबिलिटी माना जाएगा? करंट। अब मैंने 31 मार्च 13 को 2 लाख रुपए वापस कर दिए, तो मेरे पास कितने की लाइबिलिटी अभी भी बची हुई है? मतलब देनदारी कितने की है बिजनेस की? 8 लाख रुपए तो अभी भी वापस करने हैं। लेकिन इस 8 लाख में से आपने 2 लाख रुपए विद इन 1 ईयर पे करने हैं, तो इसको बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। और जो 6 लाख रुपीज का अमाउंट है वो आपने आफ्टर 1 ईयर पे करना है, तो इसको आप बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। ऐसे ही आगे चलिए, यहां पर आपने फिर 2 लाख वापस कर दिए, तो यहां पर 6 लाख रुपए का अमाउंट अभी भी बचा हुआ है जो कि हमने वापस करना है बैंक का। तो इसमें से अगर आप 2 लाख रुपए की बात करें तो करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि इसकी पेमेंट आपने विद इन 1 ईयर करनी है। और जो बाकी का 4 लाख रुपए का अमाउंट है इसकी पेमेंट आपने आफ्टर 1 ईयर करनी है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी। हालांकि जब हम कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं तो हम लाइबिलिटीज को शेड्यूल 3 के मुताबिक लिखते हैं, वहां पे कुछ अलग रूल्स हैं, ठीक है जी। तो आपने अभी तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करना सीखेंगे +1 में। तो अभी के लिए बस आप इतना समझिए, नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जिसकी पेमेंट आपने आफ्टर 1 ईयर पे करनी है, और जो करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? जिसकी पेमेंट आपने विद इन 1 ईयर पे करनी है। तो आगे चलते हैं दोस्त कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के ऊपर, पहले पढ़ते हैं। कहते हैं इट रेफर्स टू द अमाउंट विच मे और मे नॉट बिकम पेबल इन फ्यूचर। मतलब बिजनेस को पता ही नहीं है क्या इन फ्यूचर में हमें पक्का पैसा देना ही पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अभी बिजनेस को कंफर्म नहीं है कि जो हमने पेमेंट करनी है, जो बिजनेस के ऊपर देनदारी है, क्या वो पक्का होगी ही होगी या नहीं भी होगी, ठीक है जी, अभी कंफर्म नहीं है। कहता है फ्यूचर इवेंट में डिसाइड, मतलब फ्यूचर में कुछ इवेंट होगा वो डिसाइड करेगा वेदर इट इज रियली अ लाइबिलिटी और नॉट। मतलब फ्यूचर में हमें पता लगेगा क्या ये बिजनेस की एक्चुअल में लाइबिलिटी है या नहीं है। कहते हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटी दीज आर नोन एज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो ऐसे अमाउंट को हम बोलेंगे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। एक एग्जाम्पल सुनिए दोस्त, ये कंपनी है दोस्त, बिजनेस है एक, और बिजनेस का ये सप्लायर है। बिजनेस इस आदमी से सामान खरीदता है। मैं कहता हूं इस सप्लायर को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, इस आदमी को 10 लाख रुपए चाहिए जी। तो इस आदमी ने बिजनेस से अप्रोच किया, बैंक से अप्रोच किया कि बैंक जी हमें लोन दे दीजिए 10 लाख रुपए का। लेकिन बैंक को इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं लगती, मान लीजिए बैंक मना कर देता है जी हम आपको लोन नहीं देंगे। किसको मना कर रहा है? बैंक सप्लायर को मना कर रहा है। लेकिन कंपनी का जो ये सप्लायर है उसके रिलेशन इस कंपनी से बहुत अच्छे हैं। तो सप्लायर ने इस कंपनी से बोला देखो जी मैं आपको सामान सप्लाई करता हूं, आपका लॉयल सप्लायर हूं और आप मेरे से ही सामान खरीदते हैं, तो मेरी मदद कीजिए।
क्या मदद कीजिए। सप्लायर ने कंपनी को बोला आप मेरे बिहाफ पे गारंटी ले लीजिए और बैंक को गारंटी दे दीजिए कि अगर मैं बैंक का पैसा वापस नहीं करूंगा तो आप वापस कर देंगे। तो कंपनी कहती है जी कोई बात नहीं, हमारा रिलेशन इतने साल पुराना है, हम आपकी मदद करेंगे। तो देखिए कंपनी ने बैंक को बोला बैंक जी आप इस आदमी को उधार दीजिए। इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बेटर है और कंपनी ने बोला कि हम आपको गारंटी देते हैं किसके बिहाफ पर, सप्लायर के बिहाफ पर, कि अगर सप्लायर आपकी पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करेगा तो कौन पेमेंट करेगा? कंपनी पेमेंट करेगी। कितने की? 10 लाख की, क्योंकि सप्लायर ने कितने का लोन लिया? 10 लाख का। अगर इन फ्यूचर अब सोचा जाए क्या ये बिजनेस की देनदारी है 10 लाख रुपए की? नहीं पता। अगर सप्लायर ने डिफॉल्ट करा किस चीज में? बैंक का पैसा वापस करने में, तब यहां पर देनदारी किसकी बनेगी? किसने गारंटी ली थी? कंपनी ने गारंटी ली थी, तो कंपनी को 10 लाख रुपए का अमाउंट वापस करना पड़ेगा। किसको? बैंक को। लेकिन अगर सप्लायर ठीक टाइम पर पैसा वापस कर देता है बैंक का, मतलब कोई भी डिफॉल्ट नहीं करता, तो कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, कंपनी को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो 10 लाख रुपए का अमाउंट है, कंपनी को नहीं पता कि ये हमें पे करना ही करना है या नहीं पे करना। फ्यूचर की इवेंट डिसाइड करेगी, मतलब फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर सप्लायर ने डिफॉल्ट किया तो पेमेंट जाएगी, अगर सप्लायर ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया तो कंपनी के यहाँ से कोई भी पेमेंट नहीं जाएगी। तो इस अमाउंट को हम नाम देंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। एक और चीज सुनिए सोच, मान लीजिए नेस्ले कंपनी है, जो उसका प्रोडक्ट है मैगी। मैं कहता हूं जी मैगी को कस्टमर ने यूज किया, एक बच्चे ने खाया और अचानक से वो बच्चा बीमार पड़ गया। अब पता नहीं जी वो बच्चा मैगी खाने से बीमार पड़ा या उसका कोई भी रीजन और है, और उस बच्चे के इलाज पर मैं कहता हूं खर्चा जो आया हॉस्पिटल में वो आया 2 लाख रुपीस। और उस बच्चे के जो पेरेंट्स थे उसने केस ठोक दिया किसके खिलाफ? नेस्ले कंपनी के खिलाफ। कितने का? 2 लाख रुपए का, कि हमारे बच्चे को जो बीमारी हुई उसके ऊपर 2 लाख रुपए का खर्चा आया। केस ठोक दिया जी। अब कोर्ट में केस चलेगा। अब हो सकता है कोर्ट में नेस्ले कंपनी केस जीत जाए, हो सकता है केस हार जाए। अगर केस हारती है तो कंपनी को देना पड़ेगा 2 लाख रुपए का अमाउंट जो कि क्लेम था। अगर कंपनी जीत जाती है तो कोई भी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। तो इस अमाउंट को, जो 2 लाख रुपए कंपनी के ऊपर केस फाइल किया गया था, 2 लाख रुपए का क्लेम किया गया था, इस अमाउंट को भी आप किस चीज का नाम देंगे जब कंपनी अपनी अकाउंटिंग करेगी? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। क्योंकि फ्यूचर डिसाइड करेगा, कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो डिसाइड करेगा कि इन फ्यूचर कंपनी के यहां से पेमेंट जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसको भी हम नाम देंगे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का। ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के, आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। जैसे फाइनेंशियल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द बिजनेस इन द कोर्ट। आगे समझते हैं दोस्त, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? सुनिए दोस्त आराम से। ये बिजनेस है, ये कस्टमर है मिस्टर राम। मैं कहता हूं जी बिजनेस ने इस आदमी को उधार में सामान बेचा, क्रेडिट में सेल की 5000। तो बिजनेस जब अकाउंटिंग करेगा तो बिजनेस बोलेगा जी इस आदमी से हमने क्या करने हैं? पैसे लेने हैं। तो इसको बिजनेस अकाउंटिंग लैंग्वेज में किस चीज़ का नाम देगा? डेटर का। डेटर कौन होते हैं? जिनको हम सामान उधार में बेचते हैं और इन फ्यूचर हमने उनसे पेमेंट लेनी है, तो उनको बोला जाएगा डेटर। और डेटर होती है बिजनेस के लिए एसेट। कह रहे द टर्म डेटर रेफर टू द पर्सन, उस आदमी को रिप्रेजेंट करता है डेटर, फ्रॉम होम द अमाउंट्स आर ड्यू, जिससे हमने पैसा लेना है। क्यों लेना है? फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर ऑन क्रेडिट बेसिस, जिसको हमने उधार में सामान बेचा था या उधार में हमने उनको सर्विस प्रोवाइड की थी, उस आदमी को क्या बोलेंगे? डेटर। तो यहां पर जो ये कस्टमर है मिस्टर राम, बिजनेस के व्यू पॉइंट से क्या है? डेटर। क्रेडिटर क्या होते दोस्त? ये बिजनेस है भाई, बिजनेस ने अपने सप्लायर से मैं कहता हूं रॉ मटेरियल परचेज किया। मान लीजिए चेयर बनाने का बिजनेस है, वुड की चेयर बनाई जाती है, तो यहाँ पर वुड परचेस की मान लीजिए इस आदमी से 50,000 रुपये की, लेकिन उधार में वुड परचेस की है। लेकिन बिजनेस ने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं करी क्योंकि क्रेडिट में सामान खरीदा। तो बिजनेस इस आदमी का हिसाब किताब अपने यहाँ पर मेंटेन करेगा, लिखेगा जी मैंने इस आदमी को कितने पैसे देने हैं? कितने पैसे देने हैं जी? 50,000। तो बिजनेस इस आदमी को अपनी किताबों में दोस्त पता क्या नाम देगा? क्रेडिटर। और क्रेडिटर ये बिजनेस की देनदारी है, इसको आप एक और नाम भी दे सकते हैं लायबिलिटी। ठीक है जी। जब बिजनेस अपनी बुक्स मेंटेन करेगा तो बिजनेस ने जिस आदमी का पैसा देना है, और वो पैसा क्यों देना है? क्योंकि उससे कोई सामान खरीदा था या कोई सर्विस ली थी उधार में, क्रेडिट में, तो उसको बिजनेस अपनी किताबों में नाम देगा क्रेडिटर, या फिर आप उसको बोल सकते हैं लायबिलिटी। पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहे द टर्म ट्रेड क्रेडिटर रेफर टू द पर्सन टू होम द अमाउंट्स आर ड्यू। कहते हैं जी क्रेडिटर का मतलब क्या है? वो आदमी जिसको हमने पेमेंट करनी है। क्यों पेमेंट करनी है? फॉर गुड्स परचेज और सर्विस
रेंडर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, जिस आदमी से आपने सामान उधार में खरीदा था या सर्विस ली थी उधार में, उसको बोला जाएगा क्रेडिटर्स। बिल रिसीवेबल, सुनिए दोस्त, ये बिजनेस है और ये है मिस्टर राम। बिजनेस ने मिस्टर राम को क्रेडिट में सामान बेचा, कितने का? 1 लाख रुपए का। कौन सी डेट को? ऑन 1 जनवरी 2018 को। तो बिजनेस जब अपनी बुक्स मेंटेन करेगा तो मिस्टर राम को बोलेगा डेटर, क्योंकि यहाँ पर उधार में सेल की और उस आदमी से इन फ्यूचर बिजनेस ने पैसा रिकवर करना है, तो इसका नाम क्या है? डेटर। मिस्टर राम को क्या बोलेंगे? डेटर। लेकिन मैं कहता हूं बिजनेस ने एक बिल ड्रॉ किया, किसके ऊपर? मिस्टर राम के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? यहां पर बिजनेस ने एक बिल बनाया और वहां पर रिटर्न में लिख दिया, क्या लिख दिया? कि हमने मिस्टर राम से पैसे लेने हैं आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद राम हमारी पेमेंट करेगा, और मिस्टर राम ने इसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, मतलब साइन कर दिया इस बिल के ऊपर। तो यहां पर जैसे ही ये बिल बन के तैयार होता है रिटर्न में, तो यहां पर जो डेटर थे, जिसको हम डेटर बुला रहे थे, उनका नाम दोस्त अब चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, उसको अब आप बोलेंगे बिल रिसीवेबल। मतलब जब तक हमारा ओरल एग्रीमेंट था, यहां पर आपने मिस्टर राम को 1 लाख रुपए का सामान उधार में बेचा, उससे पैसे लेने हैं, अभी तक आपने कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, तो यहां पर मिस्टर राम हमारे लिए डेटर। जैसे ही इसके ऊपर बिल बन जाता है रिटर्न में, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, और मिस्टर राम अगर उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे देते हैं, हाँ जी मैं आपकी पेमेंट करूंगा 3 महीने के बाद, तो यहां पर इस आदमी को अब आप अपनी किताबों में डेटर के नाम से नहीं शो करेंगे, आप इसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल। सुनिए दोस्त, पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है बिल रिसीवेबल मीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर, जिसको अपने डेटर के, जिस बिल को आपके डेटर ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट, जो भी उस बिल के ऊपर स्पेसिफाइड डेट मेंशन की जाएगी, उस दिन पैसा पे करेगा वो आदमी, किसको? बिजनेस को। तो उस आदमी को अब हम डेटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल रिप्लेसेस अ डेटर। अब आते हैं हम बिल्स पेबल के ऊपर। बिल्स पेबल क्या चीज होती है? कहता है बिल पेबल मीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको रीड करेंगे दोबारा से। जैसे ये बिजनेस है दोस्त, और ये एक आदमी है। बिजनेस ने इस आदमी से क्रेडिट में सामान खरीदा, उधार में सामान खरीदा, कितने का? 2 लाख का। मैं कहता हूं 1 जनवरी को सामान खरीदा बिजनेस ने इस आदमी से, 1 जनवरी को 2 लाख रुपए का, और 2 महीने के उधार पर लिया इस आदमी से सामान। तो इस सप्लायर को बिजनेस ने कितने पैसे पे करने हैं इन फ्यूचर? 2 लाख रुपए। तो बिजनेस इसको जब अपनी किताबों में शो करेगा तो इस आदमी को दिखाएगा, क्रेडिटर के नाम से शो करेगा। कितना अमाउंट लिखेगा जी? कितने पैसे इस आदमी के देने हैं? 2 लाख। अभी तक ओरल एग्रीमेंट था, मतलब बिजनेस ने बोला था 2 महीने बाद पेमेंट कर देंगे आपकी 2 लाख की। तो यहां पर मिस्टर कमल को हम किस नाम से जानेंगे? क्रेडिटर के नाम से। लेकिन मान लीजिए जो ये आदमी है, जिस आदमी ने हमसे पैसे लेने हैं, हमारे बिजनेस से पैसे लेने हैं, इसने एक बिल ड्रॉ किया और रिटर्न में लिखवा लिया कि बिजनेस ने आफ्टर 2 मंथ्स मेरी पेमेंट करनी है जी। ओके, और बिजनेस ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया, उसके ऊपर साइन कर दिया, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर अब आप उस क्रेडिटर को क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, उस आदमी को क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, उसका नाम रिप्लेस हो जाएगा और उसको अब आप नाम देंगे किस चीज़ का? बिल पेबल का। और ये क्या चीज़ होती है? आपने पेमेंट करनी है इन फ्यूचर, तो बिजनेस की देनदारी है, तो इसको बोला जाएगा लाइबिलिटी। पढ़ लीजिए इसको दोस्त। कहते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अगर बिजनेस ने स्पेसिफाइड डेट को पेमेंट करनी है जहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज बना था, तो अब उसको क्रेडिटर नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बिल्स पेबल। इसके बाद आते हैं दोस्त ट्रेड रिसीवेबल। सिंपल सा मतलब है। अभी तक हमने क्या समझा? डेटर भी समझ लिया, बिल रिसीवेबल भी समझ लिया। द टर्म ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड, जो टर्म है ना ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्या चीज़? ट्रेड डेटर्स भी, मतलब डेटर्स भी इसी का पार्ट है, और बिल रिसीवेबल भी इसी का पार्ट है। मतलब अगर मैं बोलूँ ट्रेड रिसीवेबल एंड बिल रिसीवेबल दोनों ही अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो इनको क्या बोल सकता हूं मैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा जी, ट्रेड पेबल्स क्या चीज़ होती हैं? ट्रेड पेबल्स सम होता है किस चीज़ का? ट्रेड क्रेडिटर्स का एंड बिल्स पेबल का। मतलब ट्रेड पेबल्स के अंदर ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल।